Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today our topic is 16th chapter, depreciation. Depreciation, 16th chapter. Meaning of depreciation. In every business, there are certain assets of a fixed nature that needed for the conduct of business operations. हर बिजनेस को अपनी कुछ फिक्स एसेट्स जो हैं वो रखनी पड़ती हैं अपने बिजनेस के कामों को चलाने के लिए या बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। आपने काफ़ी सारी फिक्स एसेट्स के नेम पढ़े होंगे, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट्स। तो ये सारी हमारी जो हैं फिक्स एसेट्स आती हैं। इस एसेट्स पर हम इसको लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं जब तक ये एसेट्स हमारे पास होती है। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं कि समय के साथ साथ या टाइम के साथ साथ हम बात करें तो ये जो है यूज़ करते करते हमारी क्या हो जाती है, इसकी घस जाती हैं ये, या ख़राब हो जाती हैं, या ऑब्सोल्यूट हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमको नई एसेट्स परचेज़ करनी पड़ती है। लेकिन इन एसेट्स को परचेज़ करने में जो हमारी मनी है वो काफ़ी सारी यूज़ होती है। मतलब कि कहने का मतलब है काफ़ी सारा फाइनेंस जो है इसके ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है हमारी फिक्स एसेट्स को परचेज़ करने में। तो डेप्रिसिएशन जो है 1 साल के अंदर आपने मशीनरी जो भी लगाई हैं, 1 साल के अंदर जो मशीनरी आपकी यूज़ करने पर जो मशीनरी का एक्सपेंस है, खर्चा है, वो बताया जाता है डेप्रिसिएशन के थ्रू। मतलब कि जो हमारी डेप्रिसिएशन है वो क्या करता है कि हमारी एसेट्स को उसके लाइफ टाइम में डिवाइड कर देता है। मान लीजिए आपकी एसेट 10 साल की लगेगी, 10 साल के लिए यूज़ होगी, तो आपकी एसेट्स को 10 साल में डिवाइड कर देगा। मान लीजिए वो एसेट्स आपकी 10 लाख रुपए की आई और 10 साल आप यूज़ करेंगे तो उसका पर ईयर का जो एक्सपेंस है वो क्या होता है, 1 लाख हो जाएगा, क्योंकि 10 लाख को आपने डिवाइड कर दिया 10 से, क्योंकि 10 ईयर वो यूज़ होगी। तो वो अपने जितने ईयर वो आपकी एसेट्स चलने वाली है वो एस्टिमेटेड रहेगा। कई बार उससे कम भी चल सकती है और कई बार उससे ज़्यादा भी चल सकती है। हम क्या करते हैं, एस्टिमेटेड टाइम पीरियड ले लेते हैं और उससे उसको डिवाइड करके पर ईयर का एक्सपेंस जो है ना वो बता देते हैं कि हमारी मशीनरी जो है 1 साल का खर्चा उसका इतना पड़ेगा। इससे क्या होता है, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं फिक्स एसेट्स के वो सारे सालों में बराबर बांट दिए जाते हैं। फिर क्या होगा, जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन करने के बाद आपको सेल प्राइस डिसाइड करना होता है, तो कॉस्ट बतानी पड़ती है सेल प्राइस डिसाइड करने के लिए। तो कॉस्ट में आप मशीनरी की कॉस्ट भी, जो भी मशीनरी का खर्चा आया है उसको भी इंक्लूड करेंगे, तभी हम बिल्कुल सही ये बता पाएंगे कि हमारी सेल प्राइस क्या रखा जाए, कॉस्ट प्राइस टोटल कितना आया है। तो ये हमारी जो है मशीनरी जो भी हमने लगाई मशीनरी, अब एकदम से 10 साल बाद आपको चेंज करनी पड़ती है, तो 10-20 लाख रुपए या कितने की मशीनें आए, करोड़ों रुपए की मशीनरी भी आ जाती है। तो वो अगर मशीनरी आपको इतने सारे पैसे अमाउंट इकट्ठा निकालना पड़े तो आपके बिजनेस के लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो ये क्या करेगा, डेप्रिसिएशन की वजह से हम जितना भी खर्चा हो रहा है उसको क्या करते हैं, सालों में डिवाइड कर देते हैं। तो हर साल इतना पैसा हम अपने एक्सपेंसेस मानकर साइड में रखते जाते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका जब मशीनरी रिप्लेस करने का, बदलने का टाइम आएगा तब तक आपके पास इतना पैसा इकट्ठा हो चुका होगा। तो डेप्रिसिएशन यहाँ भी हेल्प करता है। और हम कह सकते हैं कि एक डेप्रिसिएशन जो है मशीनरी की वैल्यू में जितनी कमी हो रही है, डेप्रिसिएशन को एक्चुअल क्या कहते हैं कि किसी भी चीज़ की वैल्यू में कमी होना। जब कमी हो रही है तो कितने रुपए की कमी हो गई वो उस सालों में डिवाइड कर दिया जाता है, तो वो भी हम क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन कहलाता है। डेप्रिसिएशन लगाने के अलग अलग मेथड हैं इस चैप्टर में आपके।
तो यहाँ पर काफ़ी सारे मेथड होते हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ 2 ही मेथड पढ़ेंगे, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और एक रिटन डाउन वैल्यू मेथड। चलो करते हैं। यहाँ से देखेंगे आप, हर बिजनेस को एसेट्स की नीड होती है, जैसे कि प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट्स। दीज एसेट्स हैव ए डेफिनेट स्पेन ऑफ लाइफ आफ्टर द एक्सपायरी of which the assets will lose their usefulness for the business operation, fall in the value and utility of such assets due to their constant use and expiry of time is termed as depreciation। तो उसकी वैल्यू में टाइम के साथ साथ लगातार यूज़ करने से क्या हो जाता है, कमी आ जाती है। इन अदर वर्ड्स, द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ इज नोन एज डेप्रीसिएशन। हम क्या करेंगे, जितनी उसकी यूजफुल लाइफ है, जैसे 10 साल वो यूज़ की जा सकती है, तो उसकी यूजफुल लाइफ में उसकी कॉस्ट को एलोकेट कर देंगे, एलोकेशन कर देंगे, और वही जो प्रोसेस है उसको हम डेप्रीसिएशन कहते हैं। तो आगे देखेंगे डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू J.R. बाटली बॉय, it is a matter of common knowledge that all fixed assets such as plant, machinery, building, furniture gradually diminish in value as they get older and become worn out by constant use in the business। जैसे जैसे आप बिजनेस में यूज़ करते रहेंगे उसकी वैल्यू में कमी आएगी, साथ ही साथ वो पुरानी होने की वजह से, घसने की वजह से जो है उसकी वैल्यू जो है वो डिमिनिश होती जाती है, घटती जाती है, और ये किस पर लगता है, फिक्स एसेट्स पर ही लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं यहाँ फीचर्स। तो सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट है कि ये डिक्लाइन कर देता है डेप्रिसिएशन से, लगाते हैं जब, वो हमारी फिक्स एसेट्स की वैल्यू जो होती है उसको कम करता जाता है। मींस हमारी जो रोज़ का यूज़ करने से वो घसती जाती है, वो वैल्यू वो बताता है। सच फॉल ए परमानेंट नेचर, ये परमानेंट नेचर है कि वो उसकी वैल्यू जो है हर बार कम होती रहेगी। कैसे कम हो गई, देखो आज आपने कोई नई बाइक खरीदी या नई गाड़ी खरीदी, आज जो उसकी वैल्यू है, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, अगर आप कल भी उस गाड़ी को बेचते हैं ना, तो आप 10 लाख रुपए की परचेज करके आए तो भी 9,50,000 की आप बेच पाओगे, पूरे 10 लाख की आप नहीं बेच पाओगी, क्योंकि आपने शोरूम से गाड़ी निकलवा ली। तो क्या होगा, उसकी वैल्यू उसी टाइम रोड पे आते ही कम हो गई आपके हाथ में। अगर पर्सन को आप वापस 10 लाख की देते हो तो वो क्या कहेगा कि 10 लाख की तो मैं कहीं और नई ना ले लूँगा, मतलब कि सीधा शोरूम से ना ले लूँगा। तो ये चीज़ जो है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। साथ ही साथ आगे आगे नई टेक्नोलॉजी आती है, तो नई टेक्नोलॉजी जैसे अब कि पहले टीवी थे, फिर एलईडी आ गए, फिर एलसीडी आए, फिर एलईडी आ गए। तो इस तरह से क्या है, हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। जब टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज आता है तो हर कोई जो है पहले वाली चीज़ों की वैल्यू को कम से देखता है। तो यही चीज़ जो हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से भी, घसने की वजह से भी, अपग्रेड होने की वजह से भी क्या है, बाकी चीज़ों में, पुराने वाली चीज़ों में पुरानी होने की वजह से वो जो है यहाँ उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है डेप्रिसिएशन इज नॉट द प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स बट प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स इन इफेक्टिव स्पैन ऑफ लाइफ। डेप्रिसिएशन एक प्रोसेस हम एसेट्स की वैल्यूएशन करने की नहीं है, बल्कि ये एक प्रोसेस है जो कि उसकी लाइफ टाइम में उसकी कॉस्ट को एलोकेट कर देती है। नेक्स्ट हमारा है इट डिक्रीज ओनली द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स नॉट द मार्केट वैल्यू। ये जो क्या करती है, अपनी बुक वैल्यू पे उससे कम करती जाती है, डिक्रीज करती जाती है, मार्केट वैल्यू से नहीं। द टर्म डेप्रिसिएशन इज यूज्ड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट। द टर्म कैन इज नॉट यूज्ड फॉर वेस्टिंग एसेट्स सच एज माइंस, ऑयल वेल एट्सेट्रा। तो जो टर्म डेप्रिसिएशन वर्ड जो है वो आप किसके लिए यूज़ करते हैं, फिक्स एसेट्स जो कि टेंजिबल है। कुछ ऐसी भी होती हैं जो इनटेंजिबल होती हैं। टेंजिबल कौन सी, जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। लेकिन इनटेंजिबल जैसे कि गुडविल हो गई, ट्रेडमार्क हो गया, तो इन सारी चीज़ों को हम इनटेंजिबल कहते हैं। इसके लिए डेप्रिसिएशन टर्म वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज़ करते हैं। आगे आएगा आपका इट इज़ ए नॉन कैश एक्सपेंसिस, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटफ्लो। अब देखो ये कोई ऐसा एक्सपेंस नहीं है
कि जिसके ऊपर आपको कैश देना पड़े या कैश को कहीं बाहर भेजना पड़े। कैश का आउटफ्लो मतलब कि बिजनेस से बाहर कैश नहीं जाता है। जो भी पैसा डेप्रिसिएशन के नाम का होता है वो आपका एक तरफ से सेव रहता है, साइड में रख दिया जाता है। जब इन फ्यूचर आपको 10 साल के बाद 10 साल तक पैसा इकट्ठा होता रहा, उसके बाद जब मशीन रिप्लेस करने की बारी आएगी तो क्या होएगा, उस काम में उसको यूज़ कर लिया जाएगा। तो नॉन कैश एक्सपेंसेस है वो ऐसा एक्सपेंसेस नहीं है जो बाहर पे किया जाए। केसेस ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का क्या कारण है, बाय कंस्टेंट यूज, ये क्या है, लगातार यूज होने की वजह से वियर एंड टीयर अराइज होता है जिससे कि उसकी वैल्यू में रिडक्शन हो जाता है। सेकंड हमारा पॉइंट है बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम, टाइम जैसे जैसे बीतता जाएगा वैसे वैसे क्या है उसकी वैल्यू में कमी आती जाएगी, क्योंकि नई नई चीज़ें नई नई जो है टेक्नोलॉजी के कारण जो है चीज़ें नई बन जाती है, जिससे पुरानी चीज़ें टाइम जो है उसका एक्सपायर हो जाता है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हवा लगने से, बारिश लगने से, धूप लगने से भी चीज़ें पुरानी हो जाती हैं और वो ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। लीगल राइट, बाय एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट, लीगल राइट कैसे कि कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ने किसी चीज़ के ऊपर जो है बता रखा होता है कि आप ट्रक को 20 साल से ज़्यादा नहीं चला सकते, किसी गाड़ी को आप 15 साल से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। तो एक लीगल टाइम भी होते हैं, उसके लिए लीगल राइट भी होते हैं। और ऐसे ही अगर हम किसी से किराए पर ले लेते हैं, कि लीज़ पर, लीज़ जिसको कहते हैं हम, कि आपने किसी से किराए पर कोई एसेट्स ले रखी है, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है कि किसी पर्सन की कोई मशीनरी थी, आपने उसको 10 साल के लिए लिया है, अब वो टाइम कंप्लीट हो चुका है तो भी क्या है वो लीगल राइट बनता है, आपको वापस करना होगा। तो यहाँ पर आपने उसको लाइफ टाइम जो है वो पहले से ही सेट करा हुआ है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बाय ऑब्सोलेंसेंस, क्या है ऑब्सोलेंस, जो भी आपकी वो है नई न्यू इन्वेंशन की वजह से, न्यू टेक्निक आने वजह से भी जो है पुरानी मशीनरी जो है या पुरानी एसेट्स जो है वो ऑब्सोल्यूट हो जाती है, प्रचलित हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको उसको चेंज करना ही पड़ता है अगर आप अपनी स्पीड अच्छी चाहते हैं और अप टू डेट जो है रहना चाहते हैं। तो एक्सीडेंट की वजह से भी मशीनरी, आग लगने की वजह से, चोरी होने की वजह से, या अर्थक्वेक, फ्लड, या कोई भी वैसे मशीनरी में टेक्निकल डैमेज हो जाता है कई बार, तो उस वजह से भी क्या है मशीनरी ख़राब हो जाती है और उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। सिक्स हमारा पॉइंट है क्या, बाय डिप्लेशन, डिप्लेशन इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वेस्टिंग एसेट्स सच एज माइंस, ऑयल वेल्स एटसेट्रा ड्यू टू देयर कंस्टेंट वर्किंग। डिप्लेशन जो है वो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम इसको यूज़ करते जाते हैं वो ख़त्म होते जाते हैं। जैसे कि ऑयल वेल्स है, कुएँ हैं तेल के, जैसे जैसे तेल यूज़ करते रहेंगे, निकालते रहेंगे तो क्या है ख़त्म होते जाएंगे, तो इस तरह से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। बाय परमानेंट फॉल इन मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अब लगातार उस चीज़ का प्राइस जो है कम हो रहा है मार्केट में, तो आपकी एसेट्स का वैल्यू कैसे बढ़ा रह सकता है, नहीं रह सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन यहाँ पर भी इस वजह से भी हो सकता है। अब क्या है इम्पोर्टेंस और नीड ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन की। तो सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि आपको अगर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है या अपने बिजनेस के प्रॉफिट कैलकुलेट करने हैं तो आपको सही सही ट्रू और फेयर प्रॉफिट और लॉस जो है पता चलता है जब हम डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करते हैं, डेप्रिसिएशन भी लगाते हैं, जिससे कि आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है और फिर आप सेल प्राइस उसी अकॉर्डिंग डिसाइड करके प्रॉफिट की बता सकते हैं। तो सही सही प्रॉफिट और लॉस बताने के लिए भी हेल्प करता है। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद आप क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट बनाने में मतलब कि बैलेंस शीट से क्या पता चलता है आपको, फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। तो फाइनेंशियल पोजीशन की भी सही सही वैल्यू जो है वो इससे पता चल जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टू असर्टेन द एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक्यूरेट प्रोडक्शन की एक्यूरेट कॉस्ट मैं बार बार बता चुकी हूँ कि हम जब कॉस्ट पता लगाएंगे किसी प्रोडक्शन की तो हम हमारी मशीनरी कितने रुपए की यूज़ हो चुकी उस प्रोडक्शन को करने में, तो वो भी हेल्प करता है डेप्रिसिएशन की वजह से। नेक्स्ट हमारा है क्या, मशीनरी को रिप्लेस करने में बाद में फंड चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, तो वो भी प्रोवाइड हो जाता है अगर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये
to prevent the distribution of profit out of capital. If the depreciation is not charged, अगर डेप्रिसिएशन नहीं निकाला जाता है तब प्रॉफिट शोन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी एक्सेस इन द एक्चुअल प्रॉफिट्स। उसके प्रॉफिट जो हैं वो जानबूझकर ज़्यादा शो होते रहेंगे, क्योंकि आपने जो एक्सपेंस बनता है वो निकाला ही नहीं, तो प्रॉफिट क्या है आपके ज़्यादा शो होते रहेंगे, जिसकी वजह से आप सारा प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे शेयर होल्डर में डिविडेंड में। लेकिन अगर आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो आप एक्चुअल पार्ट जो है वो अपने पास रिजर्व में रख सकते हैं और बाकी बचा हुआ ही डिवाइड करेंगे, तो ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, आउट ऑफ कैपिटल से बचाता है करने से। नेक्स्ट हमारा क्या है, फॉर अवॉइडिंग ओवर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। देखो अगर आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हैं तो आपके प्रॉफिट ज़्यादा शो होते हैं, अगर आपके प्रॉफिट ज़्यादा शो होते हैं तो आपकी इनकम ज़्यादा शो हो रही है, इनकम ज़्यादा शो होगी तो इनकम टैक्स ज़्यादा ही देना पड़ेगा ना, तो इससे भी अवॉइड हो सकता है अगर आप वो लगाते हैं तो। नेक्स्ट क्या है, अदर ऑब्जेक्टिव्स। इफ द डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज द नेट प्रॉफिट शोन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल एक्सीड द एक्चुअल प्रॉफिट एंड एज रिजल्ट एम्प्लॉय में डिमांड इंक्रीज इन वेजेस। अगर ज़्यादा प्रॉफिट शो होंगे तो एम्प्लॉय भी कहेंगे कि हमको ज़्यादा सैलरी दी जाए, ज़्यादा बोनस दिया जाए। इसी तरह से और भी बाहर कंपटीटर्स की भावना भी जो है वो देखते हैं कि जहाँ जिस बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट है उसी बिजनेस को किया जाए, तो कंपटीटर्स आने की भी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इससे बचने का भी यही तरीका है कि आप एक्चुअल डेप्रिसिएशन को लगाएं, सारी बातों से छुटकारा पाएं। नेक्स्ट हमारा क्या है, फैक्टर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो जब हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। सबसे पहले तो आपको देखना होता है टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स की टोटल कॉस्ट जो है आपको देखनी होती है, मतलब कि जो फिक्स एसेट्स आपने परचेज की है उसको लाने तक का, लगाने तक का खर्चा जो है उसकी कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है। मींस फ्रेट के चार्जेस, ट्रांजिट इंश्योरेंस एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो सारा उसकी टोटल कॉस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। फिर सेकंड कंसेप्ट में आप क्या करेंगे, उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ को देखेंगे कि कितने साल वो यूज़ हो सकती है। 15 साल हो सकती है, 20 साल हो सकती है, 25 साल हो सकती है, तो वो टाइम पीरियड जो है आपको एस्टिमेट करना पड़ता है। उसके बाद अब जब वो चीज़ जो भी आपकी मशीनरी थी, जैसे मान लीजिए आपने 25 लाख की मशीनरी ली और 10 साल में उसको डिवाइड कर दिया तो 2.5 लाख रुपए जो है आपके 1 साल के हो जाएंगे। लेकिन जब आपने 10 साल के बाद उस मशीनरी को सेल करेंगे स्क्रैप में, कबाड़ में, तो कितना रुपया मिल सकता है वो भी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू आपको बतानी पड़ती है। देखिए मान लीजिए आपने कोई एसेट्स ली, उसका इतना उस पर लोहा लगा है या इतना उस पर हम कह सकते हैं कि कोई मेटल लगी है जिसकी वैल्यू इतनी तो कम से कम है ही सही, तो वो अगर तोल के हिसाब से भी जाती है कि अगर उस मशीनरी की को ना देखें हम, वो कबाड़ में जाती है, लोहे के भाव जाती है, तो भी उसकी क्या वैल्यू रहती है वो चीज़ भी ध्यान में रखी जाएगी कि स्क्रैप वैल्यू जो है वो निकाला जाएगा। तो स्क्रैप वैल्यू भी क्या होगी, एस्टिमेटेड होएगी। अब देख यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ए मशीनरी इज परचेज फॉर 60,000, 60,000 की मशीनरी परचेज करी, 4,000 रुपये फ्रेट के दिए, 1,000 रुपये उसको लगाने के दिए, तो टोटल वैल्यू होगी कितनी, 65,000। 65,000 में से उसकी लास्ट में जब कबाड़ बेचते हैं तो 8,000 रुपये का कबाड़ भी उसका बिक सकता है, तो 65 में से 8 आपने लेस कर दिए तो वैल्यू आ गई 57,000। अब ये लेस क्यों किया, क्योंकि इतना तो हमको रिकवर ही हो जाएगा, मिल जाएगा। 57,000 जो है वो मिलने के बाद आपने उसको डिवाइड कर दिया 10 ईयर में, मतलब कि उसकी वैल्यू जो है वो पर ईयर 5700 आ गई। अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, कंसेप्ट है, वो क्या है, मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग और एलोकेटेड डेप्रिसिएशन। कौन कौन से मेथड हैं डेप्रिसिएशन को लगाने की। तो सबसे पहला मेथड जो है वो हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, एनविटी मेथड, डेप्रिसिएशन फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड, डेप्लीशन मेथड, मशीन हावर रेट मेथड। तो डिफरेंट मेथड हैं आपके, लेकिन इन सब मेथड्स के बारे में आप प्लस बीकॉम में या फिर ग्रेजुएट टाइम में पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए जो है आप नहीं करेंगे, आप 2 ही मेथड यूज़ करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और एक रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो यहाँ पर आप जो है ग्रेजुएट टाइम में या पोस्ट ग्रेजुएशन में आप जो है बाकी मेथड के बारे में पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए हम स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड करेंगे।
+2 में आपके लेकिन सॉरी +1 में। और स्ट्रेट लाइन मेथड जो है हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं, क्या है स्ट्रेट लाइन मेथड। नाम से क्लियर है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। स्ट्रेट लाइन मतलब एक जो भी आपका डेप्रिसिएशन है वो इक्वली आप डिवाइड कर देते हो ईयर्स में। मतलब कि जैसे अभी पीछे किया कि 57,000 आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट आ रही थी टोटल फिक्स कॉस्ट की, जिसमें से स्क्रैप लेस करने के बाद तो आप क्या करते हैं 10 साल में उसको डिवाइड कर दिया तो 5700 पर ईयर आपकी कॉस्ट आ रही है। तो यहाँ पर आपकी इक्वल इंस्टॉलमेंट बन रही है, हर साल की 5700 रुपये की इंस्टॉलमेंट बन रही है। अब वो इक्वल इंस्टॉलमेंट है, स्ट्रेट लाइन है, फिक्स इंस्टॉलमेंट है, तो कुछ भी कह सकते हैं आप। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, इसके बहुत सारे नाम हैं, 4-5 नाम हैं, ठीक। तो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है, जितनी भी उसकी वैल्यू है, जितनी भी फिक्स एसेट्स की कॉस्ट है उसमें से स्क्रैप वैल्यू लेस करने के बाद आप डिवाइड कर देते हैं उतने ईयर्स में जितने ईयर आपकी एस्टिमेटेड लाइफ बनती है। फिर क्या होगा, वो हर साल जो है उतना उतना डेप्रिसिएशन जो है उसको आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और वो अमाउंट जो है आपकी दिखाई जाएगी। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, आपके प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, आपको ये पैसा जो है एक्सपेंस मानकर जो है साइड में रखना ही होगा या फिर एक तरह से बुक्स में दिखाना ही होगा, जिससे आपके प्रॉफिट जो है वो कम शो होंगे। क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो जाएगा, आपका खर्चा माना जाएगा, तो खर्चा जब मान लिया गया तो आपके प्रॉफिट जो है आपकी एक्सपेंस जब बढ़ जाते हैं तो प्रॉफिट जो है वो कम हो जाते हैं। तो हम वही चीज़ जो अभी पीछे किया है हमने उसी तरह से करेंगे। हम इसकी जो डेप्रिसिएशन निकालने की तरीका है वो कैसे निकालेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट हो गई उसमें से लेस कर दिया एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, डिवाइड कर दिया एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट्स, तो आ गई ईयरली डेप्रिसिएशन। आप पर ईयर वही डेप्रिसिएशन जो है लगाते जाएंगे। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़ की वैल्यू थी ओरिजिनल कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू जो है 15,000 रुपये का एस्टिमेटेड है, आपने लेस कर दिया 85,000 रुपये आया, 85,000 को डिवाइड किया 10 से 8500 रुपये हर साल का खर्चा जो है वो आ गया। अब ये इस मेथड को लगाने का सही जो एडवांटेजेस हैं वो क्या है, बिल्कुल सिंपल मेथड है, बहुत ही ईजी मेथड है, जिसको आपको कैलकुलेट करने में जो है प्रॉब्लम नहीं आती है, बहुत ही ईजी बन जाता है। सेकंड है, हर साल जो है वो इक्वल बर्डन रहता है डेप्रिसिएशन का, तो इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हर साल इक्वल बर्डन रहता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एसेट्स कैन बी कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ, तो एसेट्स जो हैं वो कम्प्लीटली, देखो आपने जो इसको 10 साल में डिवाइड कर दिया तो 10 साल 8500 रुपये हर साल का हो गया, तो पूरी एसेट लास्ट वाले में क्या होएगा, वैल्यू 0 हो जाएगी, तो पूरा का पूरा जो है वो राइट ऑफ हो जाता है, तो 0 वैल्यू लास्ट में हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एंड अप टू डेट डेप्रिसिएशन, आपको इससे क्या होएगा, ओरिजिनल कॉस्ट की वैल्यू भी पता चल जाती है। जैसे कि आपने बताया कि 8500 हमारी कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन की कॉस्ट है और 10 साल यूज़ कर रही है, तो आप 85 को 10 से मल्टीप्लाई करके सीधा ही ओरिजिनल कॉस्ट की वैल्यू भी उस दिन से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, डीमेरिट्स हैं, इसकी डीमेरिट्स क्या है। सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि कैलकुलेट कंप्यूटेशन करना जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है जब बहुत सारी मशीनें हों, डिफरेंट आपकी मशीनरी है ना, उस दिन आपको क्या है कैलकुलेशन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब बहुत सारी मशीनें हों। सेकेंड है अनइक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम, अनइक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम कैसे, कि वो कहता था कि इक्वल होता है लेकिन अनइक्वल कैसे, ये ध्यान से समझेंगे। वो कहते हैं कि जब मशीनरी स्टार्टिंग में नहीं आती है तो उसकी कॉस्ट जो भी डेप्रिसिएशन आया ठीक है, लेकिन लास्ट के टाइम में या हाफ टाइम होने के बाद मशीनरी खुद भी रिपेयर मांगती है, उसको मेंटेनेंस के लिए भी क्या है खर्चे बनाने पड़ते हैं, खर्चे लग जाते हैं। तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हो जाते हैं जो उसको रिपेयर कराने में, उसकी मरम्मत कराने में, उसको बनाए रखने में, स्पीड को बनाए रखने में, या कोई भी चीज़ जो ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी उसका कोई पार्ट चेंज हो जाता है या कुछ भी, तो लास्ट टाइम में ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तब हम डेप्रिसिएशन भी उतना दे रहे हैं जितना स्टार्टिंग में दे रहे थे, और साथ में वो कॉस्ट भी ऐड हो जाती है जिसकी वजह से इनकम उस मशीन से इतनी नहीं हो पाती, लेकिन खर्चे जो हैं उस टाइम पर ज़्यादा हो जाते हैं, तो लास्ट के सालों में बर्डन जो है वो बढ़ जाता है। सेकंड हमारा नेक्स्ट हमारा क्या है,
अनड्यू प्रेशर इन लेटर्स ईयर, वही लेटर्स ईयर में आपका प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, आपको ज़्यादा खर्चे करने पड़ते हैं, वही पॉइंट ही है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है मोड इसका स्टार्टिंग पॉइंट। इंटरेस्ट फैक्टर वो ये कहता है कि दिस मेथड डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन ऑफ लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द एसेट्स। अगर हम एसेट्स को कहीं बाहर इन्वेस्ट, एसेट्स वाला पैसा कहीं बाहर इन्वेस्ट करते तो हमको इंटरेस्ट मिलता ही, लेकिन ये जो है इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड करता, इंटरेस्ट फैक्टर को भूल जाता है। नेक्स्ट क्या है, अनरियलिस्टिक टू राइट ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स टू जीरो, ये जो है उसकी पूरी जीरो कर देता है उसकी वैल्यू को, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। डिफ़िकल्टी इन डिटरमाइन ऑफ स्क्रैप वैल्यू, शुरू में आप कैसे बता सकते हो कि लास्ट में इसका ये जो कबाड़ है वो क्या रहेगा, तो ये भी कैलकुलेट करना जो है वो मुश्किल होता है। सुटेबल कहाँ रहता है, वहाँ सुटेबल रहता है जहाँ पर whose यूजफुल लाइफ कैन बी एस्टिमेटेड एक्यूरेटली, जहाँ पर इसकी लाइफ जो है वो एक्यूरेट डिसाइड की जा सके। लास्ट के खर्चे जो है रिपेयर के, रिन्यूअल के, कुछ ऐसी एसेट्स भी होती हैं जिन पर कम खर्चे होते हैं, तो उन एसेट्स के लिए ये ठीक रहता है। अभी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम फॉलो करेंगे, तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री की बात करते हैं। तो जब आप कोई एसेट्स परचेज करते हैं तो एंट्री करते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर जब डेप्रीसिएशन लगाते हैं तो डेप्रीसिएशन क्या है, हमारा एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो आपने क्या करा, उसको डेबिट कर दिया, क्योंकि हमारा रूल है डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेप्रीसिएशन को आपने डेबिट किया और एसेट्स को क्रेडिट कर दिया। अब एसेट्स को क्रेडिट कब करेंगे, जब उसकी वैल्यू में कुछ कमी आएगी। तो डेप्रिसिएशन लगाने की वजह से उसकी वैल्यू में कुछ कमी आ रही है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, टू एसेट्स, एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद अगर आप एसेट्स को सेल कर रहे हैं तो सेल करने पर एंट्री क्या करेंगे, बैंक में मनी आई, एसेट्स गई, तो यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और अगर एसेट्स को सेल करने पर हमारे को प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो क्या एंट्री होगी, अगर प्रॉफिट होगा तो आप क्या करेंगे, इनकम हो गई, इनकम कहाँ आती है, क्रेडिट में आती है, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स। लेकिन अगर लॉस हो जाता है तो लॉस कहाँ आते हैं, डेबिट में आते हैं, तो लॉस ऑन एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो हमारा नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन देख सकते हैं हम, फर्स्ट इलिस्ट्रेशन इसी के बेस्ड है। ऑन 1 अप्रैल 2015 अतुल ग्लास लिमिटेड परचेज मशीन फॉर 90,000 एंड स्पेंट ₹6,000 ऑन इट्स कैरेज एंड 4,000 ऑन इट्स इरेक्शन। आपने 90,000 रुपये की मशीनरी परचेज की, 6,000 रुपये स्पेंड कर दिए कैरेज पे, 4,000 रुपये लगा दिए इरेक्शन के। ऑन द डेट ऑफ परचेज इट वाज एस्टिमेटेड दैट इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन विल बी 10 ईयर्स एंड आफ्टर 10 ईयर्स इस स्क्रैप वैल्यू विल बी 20,000। तो आपकी मशीनरी कितने की थी, 90,000 की आई, 6,000 रुपये आपने कैरेज के दे दिए लाने के, 4,000 रुपये उसको लगाने के, तो टोटल खर्चा कितना हो गया, 1,00,000 हो गया। अब 1,00,000 वैल्यू थी, उसको आपने 20,000 रुपये का आपका स्क्रैप पे बिक जाएगा, तो कितने बच गई, 80,000 बच गया। 80,000 को आपने डिवाइड कर दिया एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट्स, तो क्या हो जाएगा, 10 साल आपने यूज़ करा तो पर ईयर का खर्चा कितना आ गया, 8,000। अब 8,000 आ गया तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि हर साल हमारा 8,000 जो है वो निकल जाएगा, क्या, मशीनरी का डेप्रिसिएशन। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देंगे, यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन रेट भी निकालना है। अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है क्या, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, जो भी अमाउंट डेप्रिसिएशन की निकली है, जैसे कि 8,000 डिवाइड कर देंगे उसको टोटल कॉस्ट से। टोटल कॉस्ट कौन सी, जिस पर मशीनरी आपने परचेज करी थी वो वाली, तो 1,00,000 हो गई ना, लाने लगाने का खर्चा मिलाकर, स्क्रैप लेस करे बिना ही की बात कर रही हूँ, तो क्या होगा, 8,000 बाय में 1,00,000 मल्टीप्लाई में 100, तो 8% आपका जो है वो डेप्रिसिएशन रेट निकल चुका है। तो एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखेंगे। और आपने मशीनरी कितने साल यूज़ करनी है, उसने बोला कि 4 साल तक का आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो दिखाना है। तो आपको यहाँ पर 2 अकाउंट दिखाने हैं, एक तो डेप्रिसिएशन का और एक मशीनरी का। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम मशीनरी का अकाउंट दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो मशीन के अकाउंट में देखेंगे क्या, जब आपने 1 अप्रैल 2015 को मशीनरी परचेज करी तो क्या एंट्री करी होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखिए मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड में टू बैंक हो रहा है,
तो 90,000 रुपये आपने दे दिए, 4,000 रुपये आपने लगाने के दे दिए, 6,000 रुपये उसके दे दिए, तो टोटल 1,00,000 दिखा दिया। अब जब 1 अप्रैल को मशीनरी खरीदी थी, 31 मार्च को मशीनरी को आपने उस पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना लगा, 1,00,000 के ऊपर 8% रेट से 8,000 रुपये लगा। बैलेंस कितने का बच गया, 92,000 का बैलेंस बच गया। अब देखो 31 मार्च को आप अपने अकाउंट बंद करते हो, क्लोज करते हो, तो आपने बैलेंस दिखा दिया। अब 1 अप्रैल को वही बैलेंस फॉरवर्ड होगा कहाँ, मशीनरी के डेबिट साइड में, टू बैलेंस भी 92,000 हो गया। अब देखेंगे फिर से डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 8,000। अब 31 मार्च को 84,000 की वैल्यू बची हुई है 2017 की, तो 2017 की अप्रैल में जब ये ट्रांसफर हो जाएगा 84,000 फिर ट्रांसफर हुआ, डेप्रिसिएशन लगा दिया आपने 8,000 रुपये और 76,000 रुपये आपके आ गए ये। फिर उसके बाद क्या होगा, 76,000 आपका डेप्रिसिएशन जो है उसकी बैलेंस हुआ, 8,000 का डेप्रिसिएशन लगा और 68,000 जो है उसकी वैल्यू आ गई। अब 4 साल पूरे हो गए तो इसकी वैल्यू कितनी है, 68,000। अब अगर आपको बात करें कि डेप्रिसिएशन को क्रेडिट क्यों किया, तो ध्यान से देखेंगे, आपको अभी जर्नल एंट्री जब कराई थी तो एंट्री क्या हुई थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है इसलिए वो क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पर जो हम अकाउंट बना रहे हैं मशीनरी अकाउंट, हमारी एसेट्स है, एसेट्स अगर क्रेडिट हो रही है तो एसेट्स की क्रेडिट साइड में क्या होएगा, बाय डेप्रिसिएशन। इसी तरह हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो डेप्रिसिएशन में क्या होएगा, सबसे पहले आपने स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफ़र कर दिया आपने, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में आएगा क्या, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे मशीनरी क्या हुई, मशीनरी से ये मशीनरी को क्रेडिट कर रहा था तो डेप्रिसिएशन पहले डेबिट हो रहा था, डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीनरी किया हमने। तो इस तरह से हर साल 8-8 हज़ार रुपये जो करते रहे और हमने हर साल की क्लोज करके दिखा दिया। इसी तरह से आप सेकंड क्वेश्चन ट्राई करेंगे। यहाँ पर क्या है, सेकंड क्वेश्चन में ध्यान से समझेंगे, आपको 2-3 मशीनें दी हुई हैं। एक मशीन दी हुई है 1 अप्रैल 2015 को 43,000 वाली, जिसकी एस्टिमेटेड लाइफ जो है वो 3,000 स्क्रैप है और 10 साल हो गई, तो 4,000 रुपये पर साल का आ गया। उसके बाद 2016 में एक और मशीनरी परचेज़ की है, बात वही है, करना वही है, लेकिन आपको साथ साथ दूसरी मशीनों के लिए भी जो है ये यहाँ पर करना होगा एंट्री। इसी तरह आप क्वेश्चन 4th 5th 6th 7th क्वेश्चन तक आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे। 7 क्वेश्चन तक आप ट्राई करेंगे। बाय।